Good morning, students. Today we'll start with proton-proton coupling constant and bond order. This is in continuation with the magnetic and spectroscopic criteria for discussing aromatic heterocycles. The variation of vicinal proton-proton coupling constant with bond order has been used to assess the aromaticity in 5 and 6 membered aromatic heterocycles. यानी जैसे हम अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे कि जिसके द्वारा हम 5 और 6 मेंबर्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स या एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स की एरोमेटिसिटी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, उन्हीं में एक है प्रोटॉन प्रोटॉन कपलिंग कांस्टेंट एंड बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ पर जब हम विसिनल प्रोटॉन प्रोटॉन कपलिंग कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं तो दैट मीन्स जो प्रोटॉन्स नियर बाई है, नेबरिंग है, यदि उनके कपलिंग कांस्टेंट को पता लगाया जाए और उनकी वैल्यूज़ को स्टडी किया जाए तो उससे हम क्या पता लगा सकते हैं, द एरोमेटिसिटी इन 5 मेंबर्ड एंड इन 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स. So the vicinal coupling constants provide evidence for the bond fixation and delocalization. That means जो vicinal coupling constant है उसकी वैल्यू निकालने से हम बॉन्ड फिक्सेशन और डीलोकलाइजेशन के बारे में पता लगा सकते हैं और इन रेशियोज को डिस्कस करते हुए हम जो एरोमेटिसिटी है उसके बारे में बता सकते हैं. The ratio of the ortho coupling constant यानी J ratio which is the coupling constant ratio. तो J ratio बराबर है JAB is to JBC is equal to 1. जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं, फिगर 25 में देख रहे हैं, AB या BC. तो AB विसिनल प्रोटॉन्स है, BC जो है वो भी विसिनल प्रोटॉन्स है यानी नेबरिंग प्रोटॉन्स है. The ratio of ortho coupling constant is equal to JAB is to JBC is equal to 1 for the heteroaromatic rings fused to the benzene ring. मतलब यहाँ पर हमने एक सिंबॉलिक रूप में शो किया है कि एक बेंजीन रिंग के साथ हेटेरोएटॉमिक रिंग जो है वो फ्यूज्ड है. तो जब हम इसकी रेशियो निकालते हैं तो अगर इसकी रेशियो 1 है फॉर द हेटेरोएरोमेटिक रिंग fused to the benzene ring, this may be considered as the reference value for the complete delocalization. यानी ये जो वैल्यू है इसको रेफरेंस वैल्यू मानते हुए, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन मानते हुए हम इस रेशियो को 1 जो है मान के चल रहे हैं. Whereas the value 0.55 is considered as the reference value for complete localization. यानी J की जो कपलिंग कांस्टेंट की जो रेशियो है हम 1 एरोमेटिक रिंग्स के लिए तब मानते हैं व्हेन इट इज कंप्लीटली डीलोकलाइजेशन, वो इसकी रेफरेंस वैल्यू है. लेकिन यदि 0.55 वैल्यू है, ये रेफरेंस वैल्यू है कंप्लीट लोकलाइजेशन की. तो वेदर देयर इज डीलोकलाइजेशन, वेदर देयर इज लोकलाइजेशन, तो हमने J की वैल्यू को 1 तब माना है एज अ रेफरेंस जब वो डीलोकलाइजेशन शो कर रहा है, 0.55 तब माना है जबकि वो कंप्लीटली लोकलाइजेशन शो कर रहा है. However, the vicinal coupling constants are considered to be influenced by the ring angles and the inductive effects along with the effects of heteroatoms. तो इसका मतलब कहने का ये हुआ कि ये जो कपलिंग कांस्टेंट है किसी एक फैक्टर पे निर्भर नहीं है, ये रिंग एंगल्स पे भी निर्भर है, इंडक्टिव इफेक्ट्स पे भी निर्भर है, हेटेरोएटम्स के नेचर पे भी निर्भर है. यानी बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं उन पर निर्भर करते हुए J की या जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू है वो निकल कर आती है. द रेशियो ऑफ विसिनल कपलिंग कांस्टेंट कैन ऑल्सो बी कोरिलेटेड qualitatively with the resonance energy per pi electron to know about the cyclic delocalization in the heteroaromatic systems. यानी जो रेशियो है विसिनल कपलिंग कांस्टेंट्स की, इसको हम क्वालिटेटिवली किसके साथ
भी कोरिलेट कर सकते हैं रेजोनेंस एनर्जी पर पाई इलेक्ट्रॉन, जो कि एब्रिविएटेड फॉर्म में REPE है। किसके लिए? साइक्लिक डीलोकलाइजेशन को पता लगाने के लिए। द रेशियो ऑफ द कपलिंग कॉन्स्टेंट्स एंड REPE फॉर एजा हेट्रोसाइकल्स, जो है आगे की टेबल 16 में दी गई है। इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द टेबल, यानी जब हम टेबल को देखते हैं तो टेबल से हम ये पता लगा रहे हैं कि जो REPE है दैट इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग J रेशियो। जैसे जैसे J की रेशियो बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे REPE की वैल्यू जो है वो भी बढ़ती चली जाती है। This relationship can therefore give an indication of the delocalization of electrons. तो ये जो रेशियो है, J की रेशियो जो है वो किससे दोनों में रिलेशन है, REPE में भी रिलेशन है। J रेशियो इंक्रीज होती है तो REPE भी इंक्रीज होती है, और ये रिलेशनशिप क्या शो करेगी? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो करेगी। एंड वी नो दैट व्हेन देयर इज मैक्सिमम नंबर ऑफ या maximum amount of delocalization, the aromaticity will increase. So now if we consider the table here, and in this table in various type of examples in heteroatoms, what we say is ये bicyclic compounds भी हों, चाहे वो 5 membered हों, चाहे वो 6 membered हों, लेकिन हम इनकी J ratios और REPE की वैल्यू यदि रिलेट करते हैं तो हम इस पूरे एजा बेंजीन के ही ये या एजा हेट्रोसाइकल्स के ही नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइकल्स के ही एग्जाम्पल्स अभी हमने लिए हैं, जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे J की रेशियो इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे REPE की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। लाइक इन फर्स्ट वन इट इज 0.61, यहाँ पर REPE जो है वो 0.007 है। नेक्स्ट में 0.71 इट इज 0.027, देन अगेन इन द लास्ट कंपाउंड 0.71 है तो ये 0.029 है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स जब हम स्टडी करते हैं, अगेन इन द लास्ट वन 0.91 is the J value, whereas it is 0.047, which is the property जो कि हमें delocalization के बारे में पूरी तरह बता रही है। तो that means this is showing कि delocalization जितना अधिक होगा उतना ही ज़्यादा हमारा कंपाउंड जो है वो कैसा हो रहा है, it is getting aromatic in nature. Now next property which we are going to study is the diamagnetic susceptibility exaltations. मतलब whether the compound is diamagnetic in nature, whether it is paramagnetic in nature, whether ये जो property है ये भी फिर क्या बताएगी, pairing of electrons बताएगी, unpaired electrons बताएगी, aromatic nature को बताएगी। तो हम अलग अलग properties को discuss करते हुए उनकी properties से aromatic nature उसका या aromaticity in aromatic heterocycles 5 मेंबर्ड में ज़्यादा है, 6 मेंबर्ड में ज़्यादा है, ये सारे को पता लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर एक उसमें लिखा हुआ है, if the compound is showing paramagnetic nature, that means it is attracted in the magnetic field, means it is having unpaired electrons. Whether it is diamagnetic in nature, it is repelled in the magnetic field, and the compound is having paired electrons. This is जो ये already हम पढ़ चुके हैं। Now, especially when we study the diamagnetic susceptibility exaltations, means values. Diamagnetic susceptibility is an additive property and can be calculated by adding susceptibility contributions of atoms and bonds. मतलब additive property का मतलब है add on हो जाती है, add हो जाती है property. तो अगर हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर जो ससेप्टिबली कंट्रीब्यूशंस हैं एटम्स की और बॉन्ड्स को लेकर फाइंड आउट करते हैं। द एरोमेटिक कंपाउंड्स possess larger diamagnetic susceptibilities than the expected from the comparison with the values of alkenes. अब हम यहाँ पर जनरली जब हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं तो व्हाट वी टॉक इज अबाउट द डबल बॉन्ड प्रेजेंट, और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, दे शुड नॉट बी लोकलाइज्ड, दे शुड हैव डीलोकलाइजेशन। तो यहाँ जो हम कह रहे हैं द एरोमेटिक कंपाउंड possess larger diamagnetic susceptibilities, किसके कंपैरिजन में,
as expected from the comparison of value of alkenes. तो alkenes में क्योंकि bonds का delocalization नहीं हो पाता, they are localized, whereas aromatic compounds में वहाँ पर delocalization of bonds is there. So the diamagnetic susceptibility of an aromatic compound can be expressed by the formula. This is chi m is equal to chi additive plus lambda, where lambda is the diamagnetic susceptibility exaltation and is considered to be associated with the specific aromatic property of aromatic compound. यानी इस फॉर्मूला में यदि हम देख रहे हैं तो काई एम जो है वो क्या है, काई एडिटिव प्लस लैम्डा की वैल्यू, वेयर लैम्डा क्या है, डायामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्साल्टेशन, और क्या कंसिडर किया जाता है, इट इज एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक एरोमेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स. Now the diamagnetic susceptibility exaltation can be defined as, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, difference between the observed diamagnetic susceptibility value and calculated from the atomic and bond susceptibility contribution. यानी जो observed value है और जो calculated value है उनके difference से हम diamagnetic susceptibility जो values है उसको calculate कर सकते हैं. So lambda is equal to chi m minus chi m dash. Chi m is the observed diamagnetic susceptibility, whereas chi m dash is estimated or calculated diamagnetic susceptibility. ये जो values हैं they can be found out by several empirical methods. उन methods को यहाँ discuss करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम ये जो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं इनको अदर मेथड से हम पता लगा सकते हैं. बेसिकली हम यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जो लैम्डा की वैल्यू है, जो डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्साल्टेशन की वैल्यू है, वो ऑब्जर्व वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू का जो डिफरेंस है दैट इज एक्चुअली लैम्डा और दैट इज एक्चुअली द डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. नाउ द कंपाउंड्स विद डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्साल्टेशन, दैट मीन्स डेल्टा की वैल्यू यदि ग्रेटर दैन 0 है, the compound will be classified as aromatic in nature. The aromatic compounds are found to exhibit large diamagnetic susceptibility exaltations and the non-aromatic compound exhibit zero exaltation values. तो यहाँ पर lambda की value यदि हम calculate करते हैं, if it is greater than 0, then the compounds are aromatic in nature. And in case of non-aromatic compounds, it exhibits zero values. And this forms a basis for using diamagnetic susceptibility exaltations as a criteria for aromaticity. तो aromaticity को define करने के लिए, aromaticity को find out करने के लिए हम क्या करते हैं, diamagnetic susceptibility exaltations की value को find out करते हैं, और lambda की value जो है वो indicate करेगी if it is greater than 0 the compounds will show the aromatic nature, if it is 0 then it will show that the compounds are non-aromatic in nature. This can be shown, or this is actually the calculation is shown in the table 19 also, which we'll just study. From the diamagnetic susceptibility exaltations, it can be inferred that there exists a correlation between diamagnetic susceptibility exaltation and aromaticity. So that means directly they are related. Diamagnetic susceptibility exaltation and aromaticity are actually directly related to each other as shown by the calculation कि lambda की वैल्यू फाइंड आउट करते ही हम डायरेक्ट उसका रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं. These results clearly justify to conclude that diamagnetic susceptibility exaltation is the valid criteria of aromaticity. मतलब validity है इसकी, मतलब they can clearly justify, they can clearly show whether the compound will show the aromatic nature or will show the non-aromatic nature. So they justify the values of diamagnetic susceptibility exaltation shows a valid criteria of aromaticity and provides
अ क्लियर डिमार्केशन मतलब क्लियरली ये डिमार्केट करेगा कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइकल है। तो डिमार्केशन से हमारा अभिप्राय है मतलब क्लियर कट हमारे पास जैसे ही इसकी वैल्यू आती है हम ये कह सकते हैं कि कंपाउंड एरोमेटिक है या कंपाउंड हमारा नॉन एरोमेटिक है। इसमें हम पहले जरा जो टेबल है उसको यदि हम स्टडी करते हैं तो ये टेबल 19 में डायामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्साल्टेशन की वैल्यू है जिसमें कि हम डिफरेंट कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। जैसे बेंजीन जो है वो तो कंपैरिजन के लिए, क्योंकि अगर 6 मेंबर्ड रिंग है तो हम डायरेक्टली उसको उसके काउंटर पार्ट जो है उससे रिलेट करते हैं। तो बेंजीन में जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसका डिफरेंस जो लैम्डा है वो कितना है 13.7। ऐसे ही फिर हम पिरिडीन, पायरजीन, नैफ्थलीन, क्विनोलोन। अब नैफ्थलीन इज अगेन द रेफरेंस फॉर 6 मेंबर्ड फ्यूज्ड रिंग्स। बेंजीन जैसे मोनोसाइक्लिक के लिए है, नैफ्थलीन हमारे पास किसके लिए एज अ रेफरेंस है जहां पर फ्यूज्ड बेंजीन रिंग के साथ एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो जुड़ा हुआ है। तो इन सारी वैल्यूज को देखते हुए हम ये क्या वैल्यूज देख रहे हैं, लैम्डा की वैल्यू 13 से लेके अभी तक जो भी वैल्यूज हमने डिस्कस करी हैं वो क्या है, ग्रेटर दैन 0 है। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे उसकी एरोमेटिक नेचर बढ़ती जाएगी। तो जब हम 6 मेंबर्ड मोनोसाइक्लिक रिंग स्टडी कर रहे हैं और 6 मेंबर्ड क्या स्टडी कर रहे हैं, जैसे रिंग का एनहेंसमेंट हुआ है यानी डाइसाइक्लिक रिंग है, बाइसाइक्लिक, डाइसाइक्लिक, यू कैन से लाइकवाइज ट्राईसाइक्लिक रिंग है। जैसे जैसे साइक्लिक रिंग्स बढ़ती चली जाती हैं वैसे वैसे उनका एरोमेटिक कैरेक्टर क्यों बढ़ जा रहा है, क्योंकि मोर अमाउंट ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज गोइंग ऑन। सो व्हाट वी से इज दैट हम इस टेबल से लैम्डा की वैल्यू जैसे ही हमने कैलकुलेट करी उससे हम क्लियरली डिमार्केट कर रहे हैं कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा, कौन सा कंपाउंड कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक नेचर का होगा। अब इसमें आगे जो नेक्स्ट इफेक्ट पढ़ेंगे हम दैट इज द फैराडेज इफेक्ट। ये जो है थोड़ा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से रिलेट अगेन करेगा। दिस इज मैग्नेटो ऑप्टिकल रोटेशन। फैराडेज इफेक्ट जो है स्पेशली हम मैग्नेटो ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में भी यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। The rotation of the plane of the polarization of light by transparent substance placed in the magnetic field is called magneto-optical rotation, and this effect is called as Faraday's effect. Now हमने जो लाइट्स हैं जब उनके पास उनमें स्टडी किया था तो हमने ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन भी स्टडी किया था, हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट्स भी पढ़ी थी, हमने डिफरेंट टाइप की लाइट्स की वो पढ़ी हैं। जैसे लाइट है, अगर हम सनलाइट के बारे में करते हैं तो इट हैज़ गॉट ऑल वेवलेंथ्स ऑफ लाइट्स, दैट इज व्हाई इट शोज डिफरेंट कलर्स, इट इज हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ्स। बट जब हम स्पेशली मोनोक्रोमेटिक लाइट के बारे में बात करती हैं हैविंग अ सिंगल टाइप ऑफ वेवलेंथ, देन व्हाट वी say that a plane of polarization means जब हम polarization के बारे में बात करते हैं तो वो एक polarity create करेगी जब हम किसी भी substance पर light को डालेंगे। तो the rotation of the plane of polarization of light by transparent substance placed in a magnetic field, यदि हम किसी substance को जो transparent nature का है, क्योंकि light should pass through it, लाइट को उसमें से पास होना जरूरी है तभी वो इफेक्ट डालेगा, मींस जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट है वो क्या शो करेगा, कुछ चेंजेस शो करेगा। तो थ्रू अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस अगर हम किसी सब्सटेंस को प्लेस करते हैं देन इफ द रोटेशन ऑफ द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द लाइट व्हेन प्लेस्ड and passing through a transparent substance in a magnetic field, this is called as magneto-optical rotation. That means there is an optical rotation due to the applied magnetic field. This type of effect is called as Faraday's effect. यानी कहने का अभिप्राय ये है कि जब हम लाइट पास करते हैं किसी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस से जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, ट्रांसपेरेंट होने के कारण जब उसमें से लाइट पास होती है तो एक ऑप्टिकल रोटेशन, जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है वो बदलता है। तो देयर इज एन ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन मीन्स एक एंगल का परिवर्तन उसमें होगा। तो मैग्नेटो ऑप्टिकल का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड में रखकर
यदि हम उस पर लाइट डालते हैं तो यदि कोई ऑप्टिकल रोटेशन वहाँ पर होता है, वो चाहे कितना भी हो, दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इज कॉल्ड एज Faraday's effect. So the magneto-optical rotation is an additive property and can be calculated by the contributions of the rotation of the bonds. किससे ये भी एडिटिव प्रॉपर्टी है और कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ द रोटेशन ऑफ द बॉन्ड्स. द कंपाउंड विद delocalized pi electrons exhibit magneto-optical exaltation over the calculation rotation. मतलब उससे अधिक होगा. The compound with delocalization of pi electron, ऐसे compounds जिसमें pi electrons है, delocalization है, this will exhibit magneto-optical exaltation over the calculated rotation. The aromatic compounds are characterized by large magneto-optical rotation which is influenced by the nature of substituents. यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स भी प्रेजेंट होंगे तो ये जो मैग्नेटो ऑप्टिकल रोटेशन है वो इन्फ्लुएंस हो जाएगी. द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यदि हाइड्रोजन की बजाय कैसा ग्रुप प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो वहां पर, तो दिस विल डिक्रीज द मैग्नेटिक ऑप्टिकल रोटेशन एक्साल्टेशन. परंतु यदि सब्स्टिट्यूशन किसके द्वारा है, by electron releasing groups, then the value will increase. तो जो magneto optical exaltation rotation exaltation है उसकी वैल्यू किससे घट बढ़ रही है, उसकी वैल्यू जो है वो घटना और बढ़ना डिपेंड कर रहा है कि हाइड्रोजन को यदि हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से जोड़ रहे हैं या फिर हम उसको किससे जोड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप से. तो या तो उसमें इंडक्टिव इफेक्ट माइनस होगा या प्लस होगा, उस पर डिपेंड करेगा. तो ये जो चीज है, नाउ द एरोमेटिसिटी ऑर्डर इन द 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेट्रोसाइकल्स ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटो ऑप्टिकल रोटेशन एक्साइटेशन इज गिवन लाइक दिस. जैसे बेंजीन विल हैव मोर देन pyridine, pyridine will have more than pyridine in oxide. ऐसे ही द एरोमेटिसिटी ऑर्डर इन 5 मेंबर्ड रिंग एरोमेटिक हेट्रोसाइकल्स हैज बीन ऑब्जर्व टू बी, जैसे थायोफीन किससे ज्यादा होगा, पायरॉल से, और पायरॉल किससे ज्यादा होगा, यहाँ पर फ्यूरान से ज्यादा होगा. तो कुल मिला के जो हम यहाँ पर बात कह रहे हैं कि किस तरह से जो मैग्नेटो प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पर फैराडेज प्रॉपर्टी से भी की जा सकती हैं डिस्कस. नाउ नेक्स्ट वी कम टू टॉटोमेरिज्म इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स या हेट्रोएटॉमिक कंपाउंड्स में टॉटोमेरिज्म भी शो होता है. Several heteroatomic compounds show tautomerism, means existence of two forms, keto and elon form. There can exist in 2 or more tautomeric forms. When 2 heteroatoms are present and the alternate site of protonation is available. मतलब 2 हेट्रोएटम यदि प्रेजेंट हैं और एक ऑल्टरनेट साइट प्रेजेंट है जिसमें कि प्रोटॉन भी अवेलेबल है, तो ऐसे कंपाउंड्स जो हैं टॉटोमेरिज्म शो करते हैं बाय रैपिड intermolecular proton transfer between nitrogen atom within the ring and a nitrogen, sulfur और oxygen substituent. यानी जब हम ये एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमारे पास नाइट्रोजन तो रिंग के अंदर है लेकिन जो इसका सब्सटीट्यूएंट है जो कि हमने X से शो किया है वो कोई सा भी हेट्रोएटम हो सकता है, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन. तो क्योंकि नेबरिंग ग्रुप पर प्रेजेंट है तो ऐसा कंपाउंड जो है प्रोटोनेट कर सकता है, यानी प्रोटॉन का ट्रांसफर शो कर सकता है रिंग के नाइट्रोजन का और सब्सटीट्यूएंट का जो पास में एडजेसेंट पोजीशन पे प्रेजेंट है. तो व्हेन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर इज लोकेटेड ऑन अल्फा और गामा टू नाइट्रोजन, 2 टॉटोमेरिक फॉर्म्स कैन एग्जिस्ट. यानी हमारे पास जो एग्जिस्टेंस है चाहे वो अल्फा पोजीशन पे हो या गामा पोजीशन पे, दोनों केस में हमारे पास 2 टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर्स जो है वो बन सकते हैं. तो ये जो टॉटोमेरिज्म है हेट्रोएटॉमिक कंपाउंड्स, काफ़ी कंपाउंड्स जो हैं टॉटोमेरिज्म शो करते हैं. इनमें कुछ एग्जाम्पल्स हम और भी लेंगे जिसमें हम ये शो करते हैं कि टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है. कब पॉसिबल है? अल्फा पोजीशन पे भी है और गामा पोजीशंस पे. नाउ इन दीज
द इक्विलिब्रियम इज स्पेसिफिकली इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर क्या होगा, जो दो टॉटोमेरिक फॉर्म्स हैं उसमें इक्विलिब्रियम आ जाता है। नाउ दिस इक्विलिब्रियम इज स्पेसिफिकली या स्पेशली इम्पॉर्टेंट इन डेरिवेटिव्स ऑफ प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स। जैसा कि हम जानते हैं कि प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो दो बहुत इम्पॉर्टेंट जो ये प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स हैं, जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लिक एसिड्स हैं जो RNA DNAs में प्रेजेंट होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एज अ बायोकेमिकल रिएक्शंस फॉर वेरियस स्टडीज। तो ये जो दोनों फॉर्म्स हैं इन कंपाउंड्स के, हेटेरो कंपाउंड्स के, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। When one tautomer is predominant in solution, its structure can be determined by the comparison of its spectroscopic data. यदि हमें इसका डाटा फाइंड आउट करना है तो जो टॉटोमर प्रीडोमिनेंट होगा सोल्यूशन में, उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी करके हम पता लगा सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि टॉटोमर्स जो है वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, जो वो रिएक्शन है कंटिन्यूअस चलती रहती है, मतलब एक फॉर्म जो है हमेशा नहीं रहेगा, वो टॉटोमेराइज होता जाएगा। इसी के कुछ एग्जांपल्स जैसे हम और लेते हैं, जैसे हमारे पास 2-हाइड्रोक्सी-फ्यूरान है, दिस इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग इन 2 फॉर्म्स, यानी हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन जो है रिंग के अंदर है और ऑक्सीजन हमारे पास एज अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में भी है। तो हमारे पास यहाँ पर बीटा पोजीशन पे, बीटा पोजीशन कैन ऑल्सो शो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन हमारे पास यहाँ पर वेरियस एग्जाम्पल्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, इनोलिक और कीटो फॉर्म्स को शो कर रहे हैं कि वो टॉटोमेराइज हो रहे हैं। और ये सब जब भी हम इन टॉटोमर्स के बारे में स्टडी करते हैं तो व्हाट एक्चुअली शो दैट कि ये इंटर कन्वर्जन्स जो हैं हमेशा इक्विलिब्रियम में रहते हैं, यानी लेफ्ट से राइट में जाता है, राइट टू लेफ्ट में जाता है। Equilibrium form of above compound is finally placed in solution because no neutral pyridone tautomer exist। यानी जो फोर्थ एग्जाम्पल है हमारा, तो हम वहाँ पर क्या कहते हैं कि जो टॉटोमर्स हैं जो कि हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन में हैं वही रहेंगे, और इसका जो है न्यूट्रल नेचर जो टॉटोमर है वो नो न्यूट्रल pyridone tautomers exist। तो दैट कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि टॉटोमेरिक फॉर्म्स जो है दे यूजुअली एग्जिस्ट इन दी पोजीशन। द इंटरकन्वर्जन ऑफ completely aromatic structures by deprotonation in the fifth example and protonation on different nitrogen atoms can also be done, which are present in ring and is usually a very rapid low energy process as we see in 1,2,4 ट्रायाजोल। यानी यहाँ पर क्या है, 3 हेटेरो एटम्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग समय में अलग अलग नाइट्रोजन एटम्स को प्रोटोनेट करते हुए ये जो है टॉटोमेरिज्म शो करते हैं। थैंक यू।